हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जितना भी डिटेल हो सकेगा इसमें जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 31 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है, आपको बताना है। देखिए, जो भ्रंशोत पर्वत है उसे ही वोस्जिस पर्वत कहा जाता है। और समझिएगा, वोस्जिस पर्वत को एक नाम और जानते हैं, इसे ही कहते हैं दोष पर्वत। क्या कहते हैं? दोष पर्वत, या इसे ही एक नाम और जाना जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। बात आई है पर्वत की, तो थोड़ी सी चर्चा आपको कर देते हैं। जो आपके पर्वत हैं वो पर्वत आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है गुना पर्वत। क्या होता है? गुना पर्वत। अब ये जो गुना पर्वत है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है युवा गुना पर्वत जैसे हिमालय है, और एक होता है पुराने गुना पर्वत जैसे आपलेशियन यूराल है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है ब्लॉक पर्वत, और तीसरे नंबर पर आपका आता है ज्वालामुखी पर्वत। अर्थात ये 3 प्रकार के पर्वत आपके होते हैं। ठीक है। अब पर्वत की बात आई तो मैं आपको पठार के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पठार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नोट करते चलिएगा। पहला होता है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा होता है पर्वत पादीय पठार, तीसरा होता है विच्छेदित पठार, और चौथा होता है ज्वालामुखी का पठार। याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल सही है। और जो बी है वो आपका ए की व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए और बी दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कायांतरित शैलों पर विचार कीजिए और जवाब दीजिए। ए, बी और सी को पढ़िए और राइट जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए, कह रहा है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। बिल्कुल सही है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। बिल्कुल सही है। ए, बी, सी तीनों आपके सही हैं। बात आई है आग्नेय शैल की, तो जान लीजिए ये क्या होते हैं। आग्नेय शैल तब बनता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है। तो बस ऐसे याद रखिएगा, इसका निर्माण कैसे होता है? जो आपका मैग्मा है, इस मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। इसके कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, जैसे है ग्रेनाइट और है पिग्मेटाइट। दूसरा आया है अवसादी शैल। ये क्या होती हैं? ये पदार्थों के जमाव और तलछट के जमने से बनता है। किससे? जो जमाव और तलछट होता है, जब वो जमता है तो उससे इसका निर्माण होता है। अवसादी का मतलब होता है अवसाद, जैसे आपका बलुआ पत्थर है। ठीक है। ये इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, अवसादी शैल का बलुआ पत्थर। अगला है कायांतरित शैल। इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? संगमरमर है, नाइस है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका आपको राइट जवाब देना है। देखिए, वायुमंडल के मध्य मंडल में आने पर वो जल जाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा मध्य मंडल की कितने किलोमीटर तक फैला है, तो याद रखिएगा 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका मध्य मंडल फैला हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों।
चलिए इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। इसके बाद आपको जो दिया गया है इसमें एक मंडल है समताप मंडल। ये क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ओजोन मिलता है। क्या मिलता है? जो ओजोन परत है वो आपको यहाँ मिलती है। इसकी भी दूरी पूछ ले तो 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं इनको अवशोषित यहीं पर किया जाता है। इससे पृथ्वी को क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। इसके आगे कौन सा मंडल है आपका? चलिए बाह्य मंडल पर चर्चा कर लेते हैं। बाह्य मंडल क्या है? देखिए यह जो वायुमंडल है ये बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। कहाँ है? बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच में है, ठीक है ना। और यहाँ जो गर्मी हो सकती है लगभग मान के चलिएगा 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी यहाँ होती है, ठीक है। चलिए और अगला आपका है बहिर्मंडल। ये क्या है? यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत मानी जाती है। यहाँ कम वायुमंडलीय दाब होता है और जो गैस के अणु होते हैं वो व्यापक स्थानों पर होते हैं। जैसे आपका हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, इन सभी हल्की गैसों से इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है ऋतु प्रवास जुड़ा है। ये लोगों के आवागमन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं एक प्रकार के पशुचारण या घुमंतु होते हैं जो कि निश्चित रूप से गर्मी और सर्दियों के चारागाहों के बीच पशुधन का समयानुकूलन संचालन करने के लिए वो जो है यहाँ से वहाँ अपना जो है टहरते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार की जो सही विकल्प का जवाब दीजिए। कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 प्रकार की पवन होती है। बात आई है पवन की, पवन से संबंधित कुछ और चीजें जान लीजिए। जो आपकी पवन है वो 3 प्रकार की है, नोट कर लीजिएगा। स्थायी, मौसमी, स्थानीय। कौन कौन सी होती है? स्थायी, ठीक है, और स्थानीय, और कौन सी होता है? मौसमी। ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं। स्थानीय पवन क्या होती है? मौसमी पवन क्या होती है? स्थायी पवन क्या होती है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवन की। ये पवन जो है पूरे वर्ष एक विशिष्ट दिशा में लगातार चलती हैं, ठीक है। स्थानीय पवन महाद्वीपों और महासागरों पर बड़े पैमानों पर ये उड़ती है। इसके कुछ उदाहरण आपको बता दें, जैसे पश्चिम, पूर्वी और व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं जो पश्चिम पवन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और जो आपकी पूर्वी पवन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो व्यापारिक पवनें हैं वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इतना आपको याद रखना है इससे संबंधित। थोड़ा सा मौसमी पवन के बारे में जान लेते हैं। ये पवन के दोहराव और गतिविधियों के स्वरूप में बदलाव से प्रेरित है। दुनिया भर में कई स्थानों पर मौसमी पवनें आपकी चलती रहती है। स्थानीय पवन की बात कर लेते हैं। स्थानीय पवन ऐसी पवन होती है जो वैश्विक पवनों की तुलना में छोटे स्थान को कवर करती है, किसी विशेष स्थान पर चलती है, इसीलिए इसको स्थानीय पवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। 37 का आपको जवाब देना है। तो ये किसके हैं भैया? ये आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्राजील में जो आपका कंपोस है इसको सवाना घास स्थल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको कुछ और बता देते हैं। अगला इसमें आपको एक दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये क्या होते हैं? देखिए ये घास स्थल है जो समशीतोष्ण क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको डाउन्स देखने को मिलेगा, यूरोप है वहाँ पे आपको स्टेपस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका उत्तरी अमेरिका है वहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका में उन्हीं को पंपोस कहा जाता है। तो जो शीतोष्ण याद रखिएगा घास के स्थल हैं
उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज और दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये क्या है? टुंड्रा एक प्रकार का वायोम है जहां पेड़ की वृद्धि कम तापमान और कम बढ़ते मौसम के कारण बाधित होती रहती है, समस्याएं आती रहती हैं। और अगला है भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या है? तो ये जो है महाद्वीप के पश्चिम में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 पर चलते हैं। 38 कह रहा है जलवायु के संबंध में ए और बी कथन पर विचार करना है और आपको राइट जवाब देना है। चलिए, कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, गलत है। जो जलवायु है वो कई वर्षों में एक विशेष स्थान के लिए मौसम की स्थिति का जो है औसत क्रम के लिए निर्धारण किया जाता है, एक लंबे समय में परिवर्तन होता है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों आपके गलत हैं। चलिए, बात आई है मौसम की। तो मौसम क्या होता है? मौसम थोड़े समय के लिए वातावरण में बदलाव को मौसम कहा जाता है, जबकि जो लंबे समय के लिए बदलाव में परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे जलवायु क्या है? लंबी अवधि में एक सामान्य मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है, बताता है। ठीक है, चलिए, मौसम के बारे में जो है आपका दिन प्रतिदिन की स्थिति भी बदल सकती है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मौसम से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, आर्द्रता है, वर्षा है, बादल है, ठीक है ना, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं आपकी इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 39 पर, और 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 39 का है दिए गए ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें और 39 का राइट जवाब दें। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो दोनों आपके ठीक हैं। यह आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस। चलिए, जो प्राकृतिक गैस है ये है क्या? ये परंपरागत या गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। क्या होता है? परंपरागत और गैर नवीकरणीय स्रोत है और सीमित मात्रा में मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये जो आपकी गैर नवीकरणीय चीज़ें हैं, अगर ये एक बार समाप्त हो जाती है तो फिर से इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन की देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। तो ये है अंटार्कटिका में अवस्थित है, याद रखिएगा। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, सही है तो गलत हो जाएगा। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, सही है तो गलत हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित है, सही है तो गलत हो जाएगा। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, गलत है तो यही आपका सही हो जाएगा। 41 का राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 42 पर चलते हैं और 42 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, आपको बताना है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी का जो किससे मिलान करोगे आप? देखिए, नर्मदा घाटी का मिलान आखेटक और खाद्य संग्राहक से होगा। तो पहले का दो किस किस ऑप्शन में? बस तीसरे ऑप्शन में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी मिलान सब कर देते हैं। वज्जी क्या है? तो वज्जी के बारे में बताना है। वज्जी आरंभिक एक गणतंत्र है। अगला कह रहा है गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? गारो पहाड़ियाँ पे आपको आरंभिक कृषि देखने को मिलेगी। अगला कह रहा है गंगा घाटी कहाँ है? गंगा घाटी का समय लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? तो वो आए आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। क्या हो जाएगा? ई का चौथा हो जाएगा। प्रथम नगर यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो 42 का आपको राइट जवाब
मिल गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। चलिए चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पर। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और बी कथन को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी अवधि उचित है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। बिल्कुल गलत कथन है। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल ए गलत, बी सही हो जाएगा। राइट जवाब चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 44। चलिए पहले क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं और 44 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए अब आपको नीचे दिए गए दो कथन 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है बताना है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी विचारकों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ए और बी दोनों आपके सही हैं, लेकिन जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। कह रहा है 45, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो वो आपका है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। 47 पर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है आइए देखते हैं और 47 का राइट जवाब देखते हैं। चलते हैं 47 पर। 47 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में हैं। आपको पढ़ करके सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो क्या ये सही है? ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। बिल्कुल जी, ये आपका बी वाला सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 48 पर कह रहा है कि BCE का तात्पर्य क्या होता है, ये आपको बताना है। BCE का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। 49 पर चलते हैं। कह रहा है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो इसका आपको सही जवाब क्या होगा? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख से हमें पता चलता है नहीं। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बी व आपका जो दूसरा है वो राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 50 पर और 50 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कह रहा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, कह रहा है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। तो ये ठीक नहीं है, संभवतः नदियां सूख गई। तो ए, बी और डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें, 2600 से लेके
1900 ईसा पूर्व के बीच की ये आपकी जो है सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो जो आपका इसके अंत का कारण है क्षेत्र में वनोन्मूलन, जलवायु का परिवर्तन, आसपास की नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण खो देना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण आदि अनेक प्रकार के कारण इसके माने गए हैं। 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। गलत है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था। गलत है। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार जो है आपका प्रवेश किया गया था। गलत है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 53 कह रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 54 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव सही है तो गलत होगा। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सही है तो गलत हो जाएगा। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ठीक है, तो ये गलत है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है क्योंकि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वो ऐसा करवाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 56 पर और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाख भारत में वह विशेष क्षेत्र है जिसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर देना चाहें तो ये है कि यहाँ पर आपको बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग देखने को मिल जाते हैं। 57 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? आपको जवाब देना है। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान गलत है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान गलत है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी गलत है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? 58 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, गलत है। जो सही होगा वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं में इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तो सही है तो गलत होगा। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, सही है तो गलत होगा। ठीक है, अगला कह रहा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, ये गलत है तो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अब प्रायद्वीप पठार की बात आई है तो इसकी कुछ विशेषता जान लीजिए। उत्तर मैदानों के दक्षिण में स्थित है। कोयला और लौह अयस्क के लिए समृद्ध क्षेत्र है। अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया है। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं। महानदी और कृष्णा नदियां पठार में पूर्व की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं। तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट थे। 59 पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये गलत है। यह मतलब यही एक ऐसी महाद्वीप है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं 60 पर और 60 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है, तो इसका राइट जवाब होगा पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। राइट जवाब हो जाएगा। 61 कह रहा है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है, आपको जवाब देना है। तो देखिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च नहीं, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना ये भी नहीं है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। बिल्कुल ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। कोस्टा रिका की बात आई है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये मध्य अमेरिका का एक देश है। कहाँ का है? मध्य अमेरिका का एक देश है, जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। यहाँ की जो सरकार है वो सबसे स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज़ जानिएगा, जो कोस्टा रिका सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है 62। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 62 का आपको राइट जवाब देना है। गाड़ियों में नहीं, कार्यस्थलों पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यस्थलों पर। चलिए आगे बात करते हैं कुछ भारत में उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहली चीज़ है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1997 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश तैयार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? 63 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य नहीं, संसद के सदस्य नहीं, केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। इस एक चीज़ और आपको बता, जो विधानसभा सदस्य हैं इनको MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। विधानसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होते हैं। विधानसभा का विधायक सीधे भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है, जो अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। एक चीज़ है, संसद के सदस्य का मतलब निर्वाचित या मनोनीत। मनोनीत कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों के सदस्य।
जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा। इसमें एक शब्द आया है अटॉर्नी जनरल। क्या आया है? अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? 64 का आपको राइट जवाब देना है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है तो कौन नहीं है बताना है। पटवारी है तो जो है वो गलत हो जाएगा। नगर निगम वार्ड काउंसलर ये शहर में होता है तो बाकी आपके सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। 65 कह रहा है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बसु निर्देश क्या है? डी.के. बसु निर्देश के बारे में बताना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश बिल्कुल गलत है। बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के निर्देश गलत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश गलत है। चौथा ही आपका सही हो जाएगा। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश। ठीक है, चलिए किस राज्य के मामले में दिया था इन्होंने? ये भी याद रखिएगा, बंगाल राज्य के मामले में दिया था। ठीक है ना। क्या क्या कहा था? पुलिस की स्पष्ट पहचान, ज्ञापन और संपुष्टि, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया जाए, कानूनी सहायता दी जाए, अन्य मुख्यालयों में भी संपर्क किया जाए। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 क्या कह रहा है? वन अधिकार अधिनियम या वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? आपको जवाब देता है तो हो जाएगा अनुसूचित जनजातियाँ। क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। बताइए 67 का राइट जवाब दीजिए। द्वितीयक स्रोत का साधन क्या है? भारत का संविधान नहीं, जनगणना रिपोर्ट 2011 नहीं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड नहीं, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक, क्योंकि इसको किसी दूसरे ने लिखा है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 68 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ठीक है, दोनों कथन ए और बी सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। गलत है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना। ठीक है, बिल्कुल आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 के बाद चलते हैं 70 पर और देखते हैं 70 का राइट जवाब। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको 70 का राइट जवाब देना है। क्या होगा बताइए? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण। जहां याद करना आ गया वो गलत है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने, शिक्षार्थी को वर्गीकृत करने की बात गलत है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना, ये भी गलत है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा।
शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत रहें। चलते हैं 71 पर। 71 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। करा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावशाली शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती हैं, ठीक है। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, ठीक है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, ये गलत है, एक ही तरीके से नहीं अनेक तरीके से विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ABC सही है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। 72 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ठीक है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया, गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, गलत है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, तो डी भी आपका गलत हो जाएगा। राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 73 की। चलिए 73 पर चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। विषय वस्तु में विविध संस्कृति या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, ठीक है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, ये गलत है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के मौका देना सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ए और सी सही है। 74 पर चलते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, ठीक है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ठीक है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ठीक है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, गलत है। तो ABC आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। क्या कह रहा है 75, कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों, ठीक है ना, के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, ठीक है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों, क्या करेंगे भैया, उसको जब दिखता ही नहीं तो ये तो गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, ठीक है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना, ठीक है। तो AC और D दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 76 पर, और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करना है, तो क्या है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, ठीक है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ठीक है। तो A, B और D आपका राइट जवाब हो जाएगा तीसरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 77 पर। 77 का राइट जवाब जानते हैं क्या होगा। कह रहा है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। सामाजिक प्रक्रियाओं को खोज करने के उत्सुक, ठीक है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ठीक है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ठीक है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, गलत हो जाएगा। तो A, B और C आपका राइट जवाब हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। 78 पर चलते हैं। कह रहा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। 78 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए कह रहा पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ठीक है। एक कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, गलत है।
विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए ठीक है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए गलत है। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 पर चलते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। 79 का आपको राइट जवाब देना है। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दूरदर्शी होने के लिए गलत है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए गलत है। या समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 80 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए निम्नलिखित उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए जहां डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। गलत है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। गलत है। एक रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। गलत है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वह सुचिता, वहीं जो सुचिता है वो हिंदी बोलती है। आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलिए 81 पर चलते हैं। 81 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। बताइए 81 का राइट जवाब दीजिए। तो आप मिजोरम मेघालय गलत हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर और सिक्किम गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुरी तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर के आपको बताना है। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए। गलत है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे वे सभी बेहतर बन सके। तो ये आपका गलत है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 83 पर चलते हैं। 83 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। गलत है। सिर्फ लड़कियों को। गलत है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़के दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। 84 पर चलते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है। आपको 84 का राइट जवाब देना है। अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। गलत है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। ठीक है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन। गलत है। स्रोतों के त्रिकोणीयन, ठीक है, ट्राइएंगुलेशन को प्रमुखता देना। सही। तो बी और डी आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। 85 पर चलते और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, ठीक है। कह रहा है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थ की कहानियों के अंशों को शामिल करके। ठीक है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। ठीक है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की कक्षा में चर्चा करें या उसको शामिल करें। ठीक है। कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये गलत है। तो ए बी सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 86 पर चलते हो। 86 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। ठीक है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। ठीक है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। ये गलत हो जाएगा।
इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। ठीक है, तो ए बी डी आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 87 पर चलते हैं और 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया? जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मौलिक अधिकार की बात आई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा कुल 6 मौलिक अधिकार भारत में हैं। समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, कब? 1946 में एक पुस्तक लिखी, याद कर लीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में विविधता में एकता शब्द का इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित की गई मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसका नाम है, उसके अध्यक्ष थे। एम के गांधी के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। इन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा, एम के गांधी की आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च भी क्या किया था? चलाया था, और भी बहुत सारे आंदोलनों को उन्होंने चलाया था। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति, और 1962 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। 89 पर चलते हैं। 89 क्या कह रहा है? लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 0, कोई भी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। 90 क्या कह रहा है? 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? लोकतंत्र हो गया था, याद रखिएगा। क्या हो गया था? लोकतंत्र हो गया था। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार डेली आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है जहां आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।